नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सवाल आपकी सुरक्षा का है, लिहाजा आप घर पर रहिए। हम बाहर हैं, यानी पत्रकार बाहर हैं, पुलिस बाहर है, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर, उनका सहयोगी स्टाफ सड़क पर है। पुलिस को आपने गश्त करते हुए देखा होगा और पुलिस के हाथ काटने वाली तस्वीरें भी आपको विचलित करती होंगी। आज मैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ हूं जिनकी पत्नी उनके लिए महामृत्युंजय का जाप करती है, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इस वक्त वो मेरे साथ हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैंने उन्हें काफ़ी दूर बैठाया है ताकि हम दोनों सुरक्षित रहें। आलोक प्रताप सिंह कमिश्नर हैं नोएडा के। नोएडा हॉटस्पॉट है, 22 स्थानों को चिन्हित किया गया है जो खतरे के दायरे में है, यानी रेड जोन है। आलोक जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस नई भूमिका में पूरी यूपी की निगाहें नोएडा पर हैं और लखनऊ पर हैं। ये कमिश्नर सिस्टम आया है, कमिश्नर सिस्टम से आपने जैसे ही टेक ओवर किया एक नई मुसीबत पूरे देश के सामने थी, आपके सामने भी है, कोरोना। जी, ये तो वैश्विक महामारी है जो हम सभी के सामने है और पूरी प्रशासनिक दक्षता और अनुभव के साथ एक बड़ी टीम को साथ लेते हुए हम लोग सभी मिलकर इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन आलोक जी, एक सीज फायर कंपनी, एक फॉरेन का कॉन्टैक्ट, कोविड का पॉजिटिव, कितनी महामारी फैला गया, क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो समझ नहीं पाया और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, सीएमओ को हटाना पड़ा। पुलिस की चिंता कितनी बढ़ी हुई है क्योंकि आपको उन हॉटस्पॉट को कंटेन करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिलीप जी कि सीज फायर जो है वहाँ वो कंपनी यहाँ की सुपर स्प्रेडर रही। ये आज की तारीख में जो 63 केसेस हैं उसमें से 42 ऐसे हैं जो सीधे सीधे सीज फायर से रिलेटेड हैं और इनको चिन्हित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, न केवल हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी। और ये अंत में हमारी जो सर्विलांस वाली टीम है, जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, उनको लगाया गया इस कार्य के लिए और बड़ी दक्षता के साथ उस टीम ने हेल्थ टीम के साथ मिलते हुए इलेक्ट्रॉनिक डेटा और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को ट्रेस करके ये इस सुपर स्प्रेडर कंपनी और इसके ऑडिटर जो लोग उनके कांटेक्ट में आए थे उन सभी को चिन्हित करके उनको सभी को कंटेन किया। और कुछ ऐसे भी स्प्रेडर्स थे जो यहाँ से बाहर चले गए थे, गाज़ियाबाद में चले गए थे, बागपत में चले गए थे, देहरादून तक चले गए थे, कानपुर तक चले गए थे। वहाँ के भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके इन सभी को कंटेन किया गया है। लेकिन आलोक जी, एक और बड़ी चिंता है, न केवल सीज फायर बल्कि ऐसे लोग जो फॉरेन से विजिट करके आए, आपको उनके कॉन्टैक्ट्स कई जगह मिले होंगे कि वो लोग भी किसी न किसी से संपर्क में आए और उन्होंने भी ये कोरोना फैलाया। दूसरी बड़ी बात यह है कि नोएडा एक ऐसी सिटी है जिसमें बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं। अब आपके लिए क्या चिंता है कि अभी भी उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या लोकल लोग जो रहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रियल हब है, एनसीआर का पार्ट है। बड़ी संख्या में यहाँ मल्टीनेशनल्स हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ट्रैवलर्स हैं। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ केसेस आइडेंटिफाई हुए वो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे। मैं आपको यहाँ पुनः आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि अभी तक कम्युनिटी लेवल पे ये ट्रेस नहीं कोई हुआ। तो जो भी ओरिजिन था वो कंपनीज़ के माध्यम से लोग जो ट्रैवलर्स थे वो आए थे और उसमें से कुछ मिसिंग लिंक्स थे। इन सभी मिसिंग लिंक्स को प्रशासनिक, मेडिकल और पुलिस की टीम्स ने बहुत ही दक्षता के साथ कार्य करते हुए, हमारी इंटेलिजेंस की टीम ने इस पर कार्य करते हुए उन सभी को चिन्हित कर लिया और उनको कंटेन किया गया है। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। कुछ लोग भूखे होते हैं, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले खुद भूखे रहते हैं। बीच में हमने देखा कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, उनको भी आपको रोकना है। कुछ लोग खाना इतना बांट दे रहे हैं कि लोगों के यहाँ भर दिया उन्होंने, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। पुलिस इस सारी चुनौती से कैसे निपट रही है? क्योंकि आपका पूरा मैन पावर दो तरह के काम कर रहा है। एक तो ह्यूमन एस्पेक्ट है कि खाना भी पहुँचाना है, दूसरा है जान भी बचाना है, तीसरा है खुद की जान बचाना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा दिलीप जी, ये पुलिस के लिए एक बहुत ही अनोखी चुनौती थी। हमारी जो दक्षता है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए है, क्राइम को हैंडल करने के लिए है, लेकिन वैश्विक महामारी को हैंडल करने के लिए कोई भी पुलिस जन ट्रेंड नहीं था। लेकिन जो भी कुछ सीखा है वो रोज़ अपना कार्य को करते हुए सीखा है और यही हमारा मॉडल था कि प्रतिदिन अपना कार्य पूरी दक्षता के साथ, पूरे आत्मबल के साथ, पूरे मनोबल के साथ करते जाएं
और उसमें जो नई चुनौतियाँ आ रही हैं उससे अपने मॉडल को अपडेट करते चले जाएं। एक इटरेटिव मॉडल था जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, और इसमें तीन पहलू बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला तो मानवीय पक्ष था इसका, क्योंकि जहाँ लॉकडाउन हो रहा है, लोग अपने घरों में हैं, तमाम ऐसे यहाँ पे लेबर है, लगभग 8 लाख के करीब लेबर है गौतम बुद्ध नगर में, जो अचानक अपने अपने घरों पर रुक गए और उनके पास भोजन का कोई साधन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू के दिनों में एक योजना शुरू की जिसमें यूपी 112 के माध्यम से घर घर जो है ड्राई राशन और फूड पहुंचाया। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ी संख्या में उन NGOs का, विशेषकर मैं उल्लेख करूँगा नोएडा लोक मंच का, जिसने खाद्यान्न जो है पुलिस को उपलब्ध कराया, और पुलिस के इस नेटवर्क के माध्यम से यूपी 112 के माध्यम से लगभग 50,000 पुलिस नोएडा के निवासियों को राशन और फूड पहुंचाया गया। उसके बाद जैसे लॉकडाउन अपनी प्लेस पे आ गया, सिस्टम्स अपने आप सेट हो गए, तो बड़ी संख्या में लोग निकलने लगे जो लोगों के पास तक भोजन पहुंचाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। तो इस सब को ऑर्गेनाइज़ किया गया और पूरी तरह से जो 3 नोएडा में अथॉरिटी क्षेत्र हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र, उन्हीं को अब केवल जो है इसके लिए पूरी तरह से केंद्रित कर दिया गया कि ये भोजन का वितरण, राशन का वितरण केवल अथॉरिटीज़ के माध्यम से होगा। तो जो भी कोई NGO है या कोई इंडिविजुअल्स हैं जो भोजन वितरित करना चाहते हैं, वो इन तीनों अथॉरिटीज़ के माध्यम से कर रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट किया गया। आलोक जी, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं पुलिस की एक इमेज होती है, उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो ऑफिसर होगा तो करप्ट ही होगा, या फिर वो अंडरवर्ल्ड से मिला होगा, या फिर वो गैंगस्टर जो हैं उनके साथ उसका एक कनाइवेंस होता है। हमने 3 तस्वीरें देखी इस कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान। तस्वीर ये थी कि पुलिस वाले खाना बांट रहे हैं, तस्वीर ये थी कि पुलिस वाले सड़क पर सो रहे हैं बैरिकेडिंग के पास और उनको लोग खाना खिला रहे हैं, तस्वीर ये भी थी कि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, तस्वीर ये भी थी कि पुलिस वाले उन मजदूरों को मुर्गा बना रहे हैं, शायद उनको पता नहीं था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ तक पैदल जाएंगे। तस्वीर ये भी थी पटियाला से कि एक पुलिस के ASI का हाथ काट दिया गया, कल की तस्वीर है, आपको विचलित नहीं करती है? और अब पुलिस विद ह्यूमन टच, एक इंटरफेस चेंज हो रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस के चेहरे प्रतिदिन बदलते चले गए। जैसा मैंने कहा कि शुरू में पहले दूसरे दिन जहां लॉकडाउन को बहुत ही फर्मली उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एनफोर्स करना पुलिस का काम था, वहीं साथ ही जो मानवीय पक्ष था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जिनके पास खाद्यान्न नहीं था, जिनके पास कोई राशन नहीं था, उन तक खाद्यान्न और राशन पहुंचाना, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा कार्य था। इसी बीच दिल्ली से और NCR के अन्य क्षेत्रों से, पंजाब तक से बहुत बड़ी संख्या में लेबर का मूवमेंट शुरू हुआ, एक माइग्रेशन शुरू हुआ, और वो यूपी के बॉर्डर पर लोग पहुंच गए। गाज़ियाबाद पुलिस, नोएडा पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में थी उस समय, लेकिन इन सभी को एक रातों रात एक ऑपरेशन चला, करीब 36 घंटे का ऑपरेशन चला, जिसमें इन सभी को फैसिलिटेट किया गया। जो जहाँ था वहाँ पर पहले उसको राशन उपलब्ध कराया गया, कोशिश की गई कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग से वाहनों में जो उपलब्ध थे, UPSRTC ने सारी रात एक बड़ी मेहनत करी और लगभग 1000 बसेज उन्होंने उपलब्ध कराई, जिनके माध्यम से इनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। ऐसे दृश्य भी ज़रूर आए कि जहां पर पुलिस ने सारी रात लोगों को सड़क पर फैसिलिटेट किया, जिससे कि वो किसी अन्य अनहोनी से, किसी अन्य एक्सीडेंट से बच सके। रात में पुलिस की गाड़ियाँ लोगों को भोजन कराती थी, मार्ग दिखाती थी, और जहाँ भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए वाहन थे, वहाँ उन वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए भेजते भी थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस ने इस सभी कार्य को बहुत ही दक्षता के साथ किया है। ऐसा कोई दृष्टांत मेरे सामने अभी तक नहीं आया कि जहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा हो। मैं इसके लिए मीडिया को बहुत ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के कंसेप्ट को, चाहे व्यक्ति वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसमें के दिलो दिमाग तक पहुँचा दिया कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, सफलतापूर्वक इससे उभरने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग हो। और इस शब्द को बखूबी लोग समझ रहे हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस को समझाने में बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। हाँ, बहुत जगह आग्रह करना पड़ा। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर लोग नहीं मान रहे थे और बाहर आ रहे थे, तो उनके खिलाफ कुछ वैधानिक कार्रवाई भी हमको करनी पड़ी। आज की तारीख तक लगभग 2500 लोग ऐसे थे जिनको हमें गिरफ्तार करना पड़ा, लगभग 6500 वाहन ऐसे थे जिनको रोकना पड़ा, उनको सीज़ करना पड़ा। लेकिन इस सब के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये लॉकडाउन और पुलिसिंग विद ह्यूमन फेस अपनी तरह बहुत ही सक्सेसफुल है। जहाँ तक आपने कल पंजाब के दृश्य की बात की, वो हृदय को झकझोरने वाला था। उस पुलिसकर्मी का
क्या वहाँ पे उसकी उसकी गलती थी? वो सिर्फ जन स्वास्थ्य के लिए, जन सामान्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए खड़ा होकर रोक रहा था, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ये इस महामारी को रोका जा सके। उसके साथ ऐसा सलूक हुआ, वह जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और उसमें जो कानूनन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हाईएस्ट ऑर्डर की होनी चाहिए, जिससे कि बाकी सभी पुलिस जन का मनोबल बना रहे। आलोक जी, आप पुलिस कमिश्नर हैं नोएडा के। पहला ऐसा फैसला सरकार का था कि 2 कमिश्नरी हम बनाएंगे, लखनऊ में और नोएडा में। आपने जिम्मेदारी संभाली तो आपके सामने जो चुनौती आई उसके बाद एक साथ ये चुनौतियां आ गई। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी पुलिस फोर्स का मोरल, घटना चाहे पंजाब की हो, घटना चाहे इंदौर में पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की हो, भोपाल में पुलिस वाले जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं उन लोगों पर चाकू से हमला करने की बात हो, कई तस्वीरें विचलित करती हैं। आपके परिवार में, आपके पुलिस बल के परिवार में जब चर्चा होती है तो क्या सोचते होंगे वो? देखिए, जहाँ तक इस वैश्विक महामारी की तैयारी की बात है, नोएडा में विशेषकर बहुत जल्दी ही इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी थी। तो ये मार्च के प्रथम सप्ताह में ही ये ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि ये वैश्विक महामारी है, देर सबेर ये यहाँ भी दस्तक देगी। तो उसकी तैयारी में पुलिस को कैसे उसका मोराल को अप रखा जाए, उसके लिए क्या क्या उनकी सेफ्टी के लिए आवश्यक है, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश में सबसे पहले ये पुलिस बल था जिसने कि हैजमेट सूट्स, जिनको पीपीई सूट्स कहते हैं, वो प्रोक्योर किए अपने सभी पुलिसकर्मियों के लिए। चिन्हित किए गए कि वो ऐसे कौन से स्थल होंगे जहाँ पे पुलिसकर्मियों को पीपीई सूट्स में और हैजमेट्स में रहना पड़ेगा, उनकी क्या एसओपीज़ होंगी, नित्य प्रतिदिन कैसे वो थाने में लोगों से मिलेंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कैसे अपने वाहनों की नित्य प्रतिदिन सफाई होगी, उनको कैसे सैनिटाइज़ किया जाएगा, स्वयं की सुरक्षा के लिए किस तरह से वो सैनिटाइज़र्स का उपयोग करेंगे, किस तरह से हैंड ग्लव्स का उपयोग करेंगे, बीट पे और जहाँ नाके लगाए गए हैं वहाँ पर लोगों से एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कैसे वो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट करेंगे। इस सब के बारे में बहुत जल्दी हमारी मार्च के प्रथम सप्ताह से ही तैयारी शुरू हो गई थी और विधिवत इसकी ट्रेनिंग हुई, प्रैक्टिस हुई। मेडिकल टीम्स यहाँ पर आई, सीएमओ, तत्कालीन सीएमओ द्वारा मेडिकल टीम्स ऑर्गेनाइज़ की गई। उन्होंने आके पुलिस की टीम्स को, जो हमने शुरू में एक 100 टीम्स बनाई थी मेडिकल और पुलिस की, उनको ट्रेन किया गया कि ये टीम्स जो है मेडिकल टीम्स के साथ कैसे किसी स्थल पर जाएंगी और अगर कोई कोरोना सस्पेक्ट है उसको वहाँ से सेफली कैसे लिफ्ट किया जाएगा, उसको क्वारंटीन सेंटर में कैसे लाया जाएगा, हॉस्पिटल में कैसे लाया जाएगा। इस सब की एक विस्तृत तैयारी हुई। उस तैयारी को नित्य प्रतिदिन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया। पुलिस कर्मियों में ज़रूर ये उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए बहुत ये आवश्यक था। साथ ही साथ पुलिस में हमारे बहुत बड़ा परिवार है जो पुलिस लाइंस में है, अन्य थानों में रहता है। वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की हाइजीन के लिए हमारे जो इन हाउस डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो डीसीपी इंचार्ज पुलिस लाइंस की, वो खुद डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, वो खुद एक डॉक्टर हैं। उनके द्वारा ये ट्रेनिंग की गई जगह जगह पुलिस लाइंस में, फैमिलीज़ के माध्यम से, थानों के माध्यम से, सभी के परिवारों में ट्रेनिंग दी गई कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और उसके लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं वो जुटाए गए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने आगे बढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया और पुलिस को संसाधन उपलब्ध भी कराए। आलोक जी, एक बात होती है कि पुलिस को हमने अक्सर क्राइम कंट्रोल करते देखा है। एक नया चैलेंज है साइबर क्राइम, वो भी उससे आप लोग निपटते रहते हैं। अंडरवर्ल्ड एक अलग दुनिया है और जो एक तरह से सिंडिकेट होता है, ड्रग का सिंडिकेट की बात करूं मैं या जो लिकर के सिंडिकेट की बात करूं, वो एक अलग ऑपरेट करते हैं। और कई हमने देखे गैंगस्टर भी बड़े बड़े, चाहे वो वेस्टर्न यूपी की बात करूं मैं या दिल्ली की बात करूं या नोएडा जैसे महानगर की बात करूं। अब आपके सामने चुनौती ये है कि आपको एक तरफ कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट को कंटेन करना है, दूसरी तरफ आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात भी करनी है, तीसरी तरफ आपको इन लोगों से भी निपटना है। तो आपकी प्रायोरिटीज़ तो बदल गई हैं इस दौरान, वो लोग फ़ायदा तो नहीं उठा पा रहे? देखिए, वैश्विक महामारी का कहीं ना कहीं डर भय उनके अंदर में भी है, इस कोरोना का भी है। मैं आपको बताऊं कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो एक ट्रेडिशनल क्राइम होता है वो लगभग समाप्त हो गया, लेकिन एक नई तरह का क्राइम ज़रूर आगे बढ़ा जो फैमिली ओरिएंटेड था। परिवार के बीच में जो परिवार सदस्य हैं उनके द्वारा एक के द्वारा दूसरे के प्रति किया गया क्राइम, वो ज़रूर कुछ दृष्टांत सामने आए जिसमें बहुत ही तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई भी की। साथ ही साथ एक साइबर के वर्ल्ड में, साइबर पे अनेक तरह के नए नए क्राइम्स सामने आए हैं, जिसमें हमारे जो कुछ मल्टीनेशनल पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से हमने कुछ एडवाइजरीज जारी की। जैसे एक साइबर में क्राइम शुरू हुआ कि ईएमआई माफ़ कर दी जाएगी और इस तरह से लोगों से
उनका एक OTP पूछ के अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई। यहाँ के एक बहुत रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं, उनका अकाउंट हैक किया गया, लेकिन उसमें बहुत जल्दी ही झारखंड से वो लोग पकड़े भी गए। समय समय पे हम लोग वो एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। अभी कल से ही एक और इसी तरह का फ्रॉड शुरू हुआ है कि आपको अगर लिकर की आवश्यकता है तो वो ऑनलाइन फेसबुक का एक पेज क्रिएट किया गया है, उसके माध्यम से किया जाता है। उसमें भी पुलिस की टीम्स अन्वेषण में लगी हुई हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि वो शीघ्र ही उस फेक अकाउंट को भी हम लोग बस्ट कर लेंगे। आलोक जी, एक और जो इस समय चुनौती है वो ये है कि कई राज्यों में ऐसे मामले आए हैं कि जो लोग NGOs हैं मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कई जगह बड़ी तादाद में लोग निकल पड़े मदद करने के नाम पर। तो कई राज्यों ने बिल्कुल बैन कर दिया है कि आप घर से नहीं निकलेंगे, आप बताएंगे, हम आपका सामान कलेक्ट करके और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचा देंगे। और ऐसी जगह कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मदद के नाम पर लोग इतनी मदद इकट्ठी कर ले रहे हैं कि वो दुकानों में ले जाकर बेच भी रहे हैं वापस। तो आपके पास ऐसे मामले तो नहीं आए? देखिए, कुछ लोगों में जो लालच है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इतनी बड़ी महामारी को देखने के बाद भी नहीं समाप्त हुआ। और कुछ ऐसे दृष्टांत आए जहां पर ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की कोशिश की गई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी संख्या में हर स्तर के NGOs और कुछ इंडिविजुअल्स सामने आए जो मदद करना चाहते थे, विशेषकर यहाँ की लेबर जो यहाँ पे स्थापित है उनके लिए। तो तीनों जो अथॉरिटी क्षेत्र हैं उन्हीं को अब ऑथराइज़ किया गया है, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को, कि उन्हीं के माध्यम से किसी भी प्रकार का फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे इस तरह के जो इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं उसको रोका जा सके। एक बड़ी संख्या में लेबर फोर्स रहती है जो खोड़ा में रहती है या गांव में, जो छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं, 4-4, 500-500 सकरी गलियां हैं। आपके लिए वो चैलेंज नहीं है कि कई बार अगर दोबारा लॉकडाउन खुलने के बाद उस लेबर फोर्स को कैसे माइग्रेट करेंगे? अगर आप रिस्ट्रिक्टेड काम भी करने की परमिशन देते हैं, सरकार कहती है कि आप कुछ एरियाज़ में खोल दीजिए थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, तो वो जो मूवमेंट होगा लेबर का वो कैसे होगा? क्योंकि बसें अगर आप ले जाते हैं तो उसमें 52 सीटर बसों में आप 10-15 लोगों को लेके जाएंगे, 20 लोगों को लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? एक बड़ा चैलेंज आपके सामने आने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा दिलीप जी। इसके लिए एक योजना बनाई गई है और शासन से भी इसमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे खोली जानी है, लगभग 150 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस दिन 2 दिन पहले हुई एक मीटिंग में चिन्हित भी की कि जो खोली जानी है। तो वहाँ पे जो लेबर और वर्कर का जो मूवमेंट होगा वो अनशेड्यूल्ड और अनरेगुलेटेड ना हो। जैसा आपने कहा कि खोड़ा एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ से लेबर का मूवमेंट होता है। खोड़ा है, हरौला है, ये ऐसे स्थान है। तो वहाँ पर इंडिविजुअल वाहन से नहीं होके बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस की तरह, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस होंगी, एक बड़ी बस होगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके लोगों को लाया जाएगा और वो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, कार्य करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। इसके साथ ही कुछ मिक्स ऐसा भी रखा है कि जो वहाँ पे वर्किंग क्लास है वो वर्किंग क्लास उसी फैक्ट्री प्रेमिसेस में रहे, 7 दिन 8 दिन का राशन की वहाँ व्यवस्था रहे, उसी फैक्ट्री प्रेमिसेस में रहे। क्योंकि ये जो भी फैक्ट्रीज चल रही हैं फुल स्ट्रेंथ में नहीं चल रही हैं, ये स्केलेटल स्टाफ के साथ या उस स्टाफ के साथ जिससे कि इनकी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहें, ऐसे चलाई जा रही हैं। तो वो उसी कैंपस में भी रहें। इसी तरह का एक वाइड मिक्स किया गया है। ये भी कोशिश की जा रही है स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि अब जैसे कटाई का सीज़न है तो बहुत से स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय लेबर यहाँ रुकी हुई है, उनको यहीं पर रोज़गार मिल जाए और इसके लिए उनको कहीं और ना देखना पड़ जाए। तो एक ये वेरियस मिक्स बनाया हुआ है पूरे जनपद में, जिससे कि लेबर को एक प्रोडक्टिव वे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहीं पे एंगेज किया जाए। हमने कुछ तस्वीरें देखी थी, सैनिटेशन ड्राइव आपकी फोर्स के माध्यम से हो रही है, अथॉरिटी के भी ऑफिशियल्स लगे हुए, लेकिन हमने फायर ब्रिगेड को सैनिटेशन ड्राइव चलाते हुए देखा। आपकी जो अंडर में एक और व्यवस्था है वो, ये मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये उनका विज़न है कि जो फायर ब्रिगेड के टेंडर्स हैं, उन फायर ब्रिगेड के टेंडर्स को सैनिटाइजेशन के काम में लगाया गया है और वो फायर ब्रिगेड के टेंडर्स को थोड़ा सा उनमें मॉडिफिकेशन किया गया है और बड़ी संख्या में ये, जैसे इस जनपद में 9 इस तरह के फायर ब्रिगेड के टेंडर्स हैं जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। और ये चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ जाते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हॉटस्पॉट्स को सैनिटाइज़ करना था। 22 हॉटस्पॉट्स को उनको सैनिटाइज़ किया गया। फिर उनसे जो लगे हुए एरियाज़ हैं, जोग्राफिकली जो कॉन्टिजियस एरियाज़ हैं,
उनको सैनिटाइज़ किया गया। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सक्सेसफुल है। कल कई स्थानों पर पब्लिक ने फूल पुष्प वर्षा करके इन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का स्वागत भी किया। एक और सवाल जो जनता नोएडा की जानना चाहती है, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े वॉकिंग ट्रैक्स हैं, कई जगह पार्क लगे हुए हैं, तो जबकि स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि आप घर से ना निकलें, लॉकडाउन। हम एक प्रोग्राम भी चलाते हैं, लॉक हैं डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। तो आप क्या कहना चाहेंगे नोएडा वालों को कि भैया लॉकडाउन का मतलब होता क्या है? आप घर के अंदर रहिए। आप घर में अगर सोसाइटी में वॉक कर रहे हैं या ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां 1000 लोग रहते हैं, तो फिर तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। देखिए, जो लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाह रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे तमाम सेहत मेंटेन करने के तरीके हैं जिनको आप अपने घर में स्वयं कर सकते हैं। और ये बीमारी लंग्स से रिलेटेड है, तो बेस्ट होगा कि आप प्राणायाम अपने घर में करें या प्लैंक्स करें या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करें जो आपके घर के अंदर सीमित है। आप अगर बाहर निकलेंगे, भले ही वो एक हाई राइज सोसाइटी के अंदर निकल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो उद्देश्य है उसको ब्रीच कर रहा है। लेकिन जब मैसेज सरकार की तरफ से आया, अथॉरिटीज़ की तरफ से आया, बच्चे भी पार्कों में खेलते हुए देखे जा रहे हैं कई जगह, तो ये बच्चों के लिए खतरा नहीं? इस तरह का मूवमेंट पे जहाँ जहाँ दृष्टांत सामने आते हैं, वहाँ पुलिस के माध्यम से या लोकल अथॉरिटीज़ के माध्यम से वहाँ बार बार इस बात को आग्रह करते हैं कि ये इसको तुरंत रोक दिया जाए और अपने घरों तक ही सीमित रहें। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई भी, उसमें जैसे पूर्व में हमने कुछ कार्रवाइयाँ की, वो कार्रवाई भी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आलोक जी, आपसे आखिरी सवाल मैं करूँगा कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि सिस्टमेटिक ढंग से या हम फेज मैनर में रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के तहत हम इसको थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन को खोलेंगे, जो हॉटस्पॉट हैं उनको आप लॉकडाउन कंप्लीट करके रख दीजिए, सैनिटाइज करने की व्यवस्था कीजिए और थोड़े थोड़े इलाकों को खोल दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परीक्षा। सबसे वनरेबल बच्चे हैं। बच्चे अगर स्कूल जाने लगे, अभी हालांकि कहा जा रहा है कि 1 महीने छुट्टी रहेगी, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, बसें सड़कों पर आ जाएंगी। तो आप क्या चाहेंगे एज ए पुलिस कमिश्नर? देखिए, अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी पूरी तरह ये कंटेन नहीं हुआ है। अभी पिछले 48 घंटे में कोई नया केस पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन 2 केसेस ऐसे आए जो रिलैप्स हो गए, जो पॉजिटिव, जो ट्रीटमेंट के बाद घर चले गए थे, नेगेटिव आए थे, लेकिन वो 2 केसेस ऐसे हैं जो रिलैप्स हो गए। इसको देखते हुए मेरा तो ये मानना है कि अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रखे जाएं, जिससे कि बच्चे और जो युवा जहां हैं वो वहीं पे रहें। और डीएम साहब बड़े अच्छे बैडमिंटन के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन ये ऐसी महामारी है कि इस समय वो खुद फुटबॉल की तरह घूम रहे होंगे, आप भी दिन रात काम करते हैं, घर वाले भी परेशान रहते होंगे। तो ऑफिशियल्स की जो स्थिति क्या है इस समय? टीम 11 योगी जी की है, आपकी एक टीम है जो गौतम बुद्ध नगर की जो डील कर रही है, तो आप लोगों का जैसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, अब वो कोई ले और कोई ना ले, तो टीम का मोराल किस तरह का है? क्योंकि सबको स्ट्रेस में है, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, उनके फैमिली मेम्बर्स हो, जर्नलिस्ट हो, सब स्ट्रेस में है। उस स्ट्रेस को कैसे बस कर रहे हैं लोग? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि मैं सुबह आधा घंटे प्राणायाम जरूर करता हूं, और प्राणायाम करके मैं अपने ध्यान को जरूर केंद्रित करता हूं कि जिससे पूरा जो अगले 20 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे जो हमें काम करना है, वो आत्म केंद्रित होते हुए जन भावना के लिए करें। और जन भावना के लिए जब कार्य किया जाता है तो स्फूर्ति अपने आप आ जाती है। और लगभग टीम के सभी सदस्यों के साथ यही स्थिति है। सबने अपने अपने तरीके बनाए हुए हैं। जैसा आपने डीएम के बारे में कहा, वो सुहास एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, वो भी किसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से एनर्जाइज रखते हैं, इमोशनली स्टेबल रखते हैं, जिससे हम लोग इस महामारी से लड़ सकें और जन भावनाओं के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। आपको घर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी पड़ती होगी? जी बिल्कुल करते हैं। और एक बिल्कुल ड्रिल सेट है कि जब शाम को देर रात तक घर पहुंचते हैं तो पूरा अपना यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह सब बाहर उतारते हैं, और उसके बाद ही एक हॉट वाटर शावर और साबुन से अपने आप को सैनिटाइज़ करके ही घर में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद भी वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। पटियाला की घटना पर आखिरी सवाल, वहाँ कानून का हाथ काटने की हिमाकत हुई है। आलोक सिंह, कमिश्नर पुलिस नोएडा, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो सपने में भी ऐसा सोचते होंगे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आपके गिरेबान तक पहुंचेंगे? ये अक्सर हमने सुना है डायलॉग, लेकिन जिसने हाथ काटने की हिमाकत की है, ये तस्वीर दिल को परेशान करती है, बेचैन करती है। पत्रकार के तौर पर मैं कहता हूं कि कानून के हाथ काटने वालों के खिलाफ सरकार को जवाब देना होगा। दूसरा, उनका नाम एएसआई हरजीत सिंह है, तो हमने उनको कहा
मेरा नाम हरजीत है, मैं हार नहीं मानूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होंगे। आलोक सिंह, कमिश्नर पुलिस नोएडा, अपराधियों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, हरजीत के साथ पूरा पुलिस बल और सभी यूनिफॉर्म लोग खड़े हुए हैं। आप भी उसमें उनके साथ हैं। ये अपने आप में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और अपराधियों को मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर इस तरह की किसी ने ख्वाब में भी सोचा है तो उस ख्वाब को तुरंत ही यहीं ड्रॉप कर दें। बहुत ही कठोर कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध होगी अगर किसी ने भी पुलिस जन के ऊपर इस तरह की हमला करने का सोचा भी तो। बहुत शुक्रिया आलोक जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, खासतौर पर नोएडा महानगर के, जो सबसे ज्यादा चर्चा में उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री के तेवर हमने देखे थे जब यहां उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में बैठक ली थी और जिस तरह से आला अफसरों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए थे, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि नोएडा सुरक्षित रहेगा और जो हॉटस्पॉट हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। हालांकि एक खराब संकेत यह है कि दोबारा किसी को कोरोना पॉजिटिव से ठीक होने के बाद दोबारा अगर आ जाए तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। लॉक है, डाउन नहीं है हम, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। इसलिए देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे प्रिकॉशंस रखिए। मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए, पुलिस की बात सुन लीजिए, योगी जी की बात भी सुन लीजिए, मोदी जी की बात सुन लीजिए। ये आपके हित में है, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, धर्म का मामला नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के फॉलोअर हो, लेकिन पुलिस की बात जरूर मानिएगा, क्योंकि पुलिस का एक ही धर्म है, कानून का पालन कराना और आपकी जान बचाना।